हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SU431 अकेडमी में। बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन का चौथा नंबर का लेक्चर्स देखने जा रहे हैं, जिनमें पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था, और ही क्रमित युग्मों की सामान्यता क्या है इसके भी आपको बताया गया था बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग बात किए थे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया समुच्चयों का कार्तीय गुणन का निरूपण, यानी समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को कैसे निरूपित किया जाता है, ये आप लोगों को पिछले अध्याय में बताया गया था। और ही संबंध के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करें, ये भी आप लोगों को पिछले अध्याय में बता दिया गया था। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंधों के प्रकार। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संबंधों का निरूपण, यानी संबंध को कैसे निरूपित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग जानेंगे संबंध के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद संबंधों के प्रकार। इसके बाद मेरा चैप्टर्स यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं संबंध किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में संबंध का कार्तीय गुणन एक राशि बी का एक उपसमुच्चय होता है। यानी कि जो आर आपका होता है बच्चे, आर सबसेट ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी आर ए क्रॉस सबसेट बी, यानी ए आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, आइए इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पलों द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं आपका एक समुच्चय है ए। एक समुच्चय है ए जिसके आयु हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 है। ठीक है, इसके एक संबंध दिया जाता है, एक संबंध आपका रिलेशन दिया जाता है। आर इक्वल क्या है, ए कामा बी, ए एलिमेंट ऑफ ए, बी एलिमेंट ऑफ ए, और बी इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका संबंध दिया गया है। यही बच्चों आपका संबंध कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, आगे चलें। फिर इसके बाद थोड़ा सा एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं, तब आप लोगों को समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल और से, यानी कि आपका एक संबंध, एक समुच्चय है ए जिसके अवयव दिए हैं 1, 2, 3, जिसके एक अवयव दिए गए हैं
1 2 3, 1 2 3। और दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 4 और 9। कह रहा है इसका ए क्रॉस बी, इसका ए क्रॉस बी, इसका ए क्रॉस बी, इसके संबंध निकालिए। तो यानी ए क्रॉस बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी आपका बेटा हो जाएगा, इसके ए के कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 1 2 3। इसके कितने तरीके से संबंध बनाए जा सकते हैं, एक के 2 तरीके से, 4 हो सकता है और 9 के साथ भी संबंध बना सकता है, और 2 4 के साथ भी बना सकता है, 9 के साथ भी संबंध बना सकता है, और 3 भी 4 के साथ भी संबंध बना सकता है, 9 के साथ भी हो सकता है। तो कितना हो गया, ए क्रॉस बी, यानी ए क्या है बच्चों, यानी ए का मतलब है ए के अवयव जो होंगे उसके प्रथम घटक होंगे, और जो बी है समुच्चय, बी समुच्चय का प्रथम घटक होकर लेकर बनाया जाएगा युग्म, क्रमित युग्म। तो ये ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आपका होगा 1,4 और 1,9, 2,4 और 2,9 और 3,4 और 3,9। तो ये बच्चों मेरा ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। इसमें एक संबंध मेरा है आर इक्वल क्या है, ए कामा बी, ए एलिमेंट ऑफ ए कामा बी एलिमेंट ऑफ सॉरी ए एलिमेंट ऑफ ए कामा बी एलिमेंट ऑफ बी, और बी इक्वल ए स्क्वायर, बी इक्वल ए स्क्वायर एक संबंध दिया है, ठीक है। हमें समुच्चय एक ए दिया गया था बेटा और दूसरा समुच्चय बी दिया गया था, तो उसका ए क्रॉस बी निकालना था, तो उसके बीच एक रास्तों ए क्रॉस बी के बीच हमें संबंध एक दिया गया है, तो उसी को बताना है कि इसमें संबंध कौन सा आएगा। यानी कह रहा है बी ए का मान 1 रखो, ए का मान 1 रखा, बी का मान क्या हो गया, 1 हो गया, कोई इसमें समुच्चय बी में है ही नहीं है। अब ए का मान 2 रखा, बी का मान 4 हो गया, समुच्चय बी में है, यानी कि आर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2,4। अब बी का मान मैंने 3 रखा, सॉरी ए का मान मैंने 3 रखा, बी का मान कितना हो गया 9, तो इसमें भी है, यानी 3,9। यानी कि आपका जो रिलेशन आ गया, जो फंक्शन आ गया बेटा आपका 2,4 और 3,9 आ गया। तो इसमें जो आर है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, यानी जो ए क्रॉस आर है जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हम लोग, आगे हम लोग पढ़ने वाले बच्चों समुच्चयों का निरूपण, संबंधों का निरूपण, यानी संबंध को कितने कितने तरीकों से निरूपित किया जा सकता है बच्चों, ये हम लोगों को समझना है। संबंध को 3 तरीकों से निरूपित किया जा सकता है। पहला बच्चा है आपका रोस्टर विधि, कौन सी विधि है, रोस्टर विधि, और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि, कौन सी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि, और तीसरी है बच्चों तीर आरेख विधि, तीर आरेख। इन जो समुच्चयों को 3 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि और तीर आरेख। आइए बच्चों तीनों तरीकों से हम लोगों को समझते हैं। मानते हैं बेटा आपका एक समुच्चय मानते बेटा आपका एक समुच्चय है, दिया गया है ए, क्या दिया गया है ए, जिसके 1 2
4 एक अवयव दिए गए हैं। इनमें एक रिलेशन दिया गया है R इक्वल ए कामा बी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। और बी इक्वल 1 प्लस ए, ठीक है। एक रिलेशन दिया बेटा, क्या दिया है, आर इक्वल ए कामा बी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए और बी समुच्चय ए से लिए गए हैं, और बी इक्वल 1 प्लस ए। अब इसको बताइए बच्चों, ये कौन से तरीके में लिखी गई हुई है, माल बताइए। ये बेटा जो मेरा रिलेशन दिया गया है, ये मेरा समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। कौन सी विधि में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि रूप में। सॉरी बच्चों, विधि, निधि नहीं, समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय निर्माण ये कौन सी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि बच्चों। तो ये मेरा समुच्चय निर्माण विधि हो गई है। अब इसी संबंध को बच्चों हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। कौन से रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में। रिलेशन क्या दिया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। रिलेशन क्या दिया है, रोस्टर है ना। रिलेशन है बेटा आपका क्या है, देखो ए का मान 1 रखो, ए बराबर 1, फिर ए बराबर 2, ए बराबर 3, ए बराबर 4। एक मान 1 रखा, ए का मान 1 रखा तो बी का मान आ गया 2। अब ए का मान 2 रखा तो बी का मान आ गया कितना, 3। ए का मान 3 रखा तो बी का मान आ गया 4। ए का मान मैंने 4 रखा तो बी का मान आ गया 5। तो अब बता बच्चों, समुच्चय ए में तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन समुच्चय बी में ए में 5 नहीं है, तो ये मेरा संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा आर जो हो गया, आर इक्वल 1,2 और 2,3 और 3,4, ये मेरा बच्चों संबंध आ गया। कौन से रूप में है, ये रोस्टर रूप में है। कौन से रूप में है, रोस्टर रूप में है बच्चों। तो ये मेरा रोस्टर विधि है, रोस्टर रूप है ना, ये मेरा रोस्टर रूप है। मेरे 2 तरीके हो गए बच्चों, एक हो गया मेरा समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा हो गया रोस्टर विधि, जिसको रोस्टर रूप भी कहते हैं, और तीसरी मेरा बेटा है तीर आरेख। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तीर आरेख जो है बेटा, तीर आरेख है मेरा, एक तीर आरेख में एक समुच्चय मेरा ए है जिसके अवयव है 1, जिसके अवयव हैं आपके, इसको मिटा दें, तीर आरेख से निरूपण है ना। एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, और दूसरा जो मेरा समुच्चय है वो भी मेरा ए ही समुच्चय है। इसमें अवयव है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इसको क्या बेटा यहां देख लो, एस 1 से किसका संबंध है, 1 से, 1 से किसका संबंध है, 1 से, है ना। और 2 से किसका संबंध है, 3 से।
3 से किसका संबंध है? 4 से। बस बच्चों, यही मेरा है बच्चों तीर आरेख। ठीक है, अब बच्चों हमने समझ लिया संबंधों को कितने प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो संबंधों को बच्चों 3 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि और तीर आरेख। ठीक बच्चों, हमने इनका एग्जाम्पल लिया है। इसके बाद हम लोग यहीं पर मेरा ये समुच्चय निर्माण विधि का समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे संबंध के प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे बच्चों। तो ये क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। बेटा हम लोग समझें तो संबंधों के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं बेटा आपका एक समुच्चय दिया गया है ए, एक समुच्चय है ए जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4 और 5। जो आर है, आर इक्वल जो आर है बेटा मेरा, आर ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है। समुच्चय ए से ए में परिभाषित है, परिभाषित है इस प्रकार, इस प्रकार कि आर इक्वल एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ ए और वाई इक्वल एक्स प्लस 2। ठीक है, यानी कि जो आपका एक समुच्चय है बेटा ए जिसके अवयव दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, आर इस प्रकार ए से ए में परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ ए और वाई इक्वल एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो इसके अवयव हैं, यक्स का मान तो हमें मालूम है क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन वाई का मान मालूम नहीं है। तो यक्स का मान यहाँ रखोगे तो वाई का भी मान मालूम हो जाएगा। आइए जो रख कर हम एक संबंध ज्ञात करते हैं, यानी यक्स बराबर आपका 1, तो वाई का मान क्या हो जाएगा आपका, वाई का मान हो जाएगा 3, वाई का मान क्या हो जाएगा 3, और x का मान रखोगे 2 तो y का मान आ जाएगा कितना 2, 4, और x का मान रखोगे 3 तो y का मान आपका आ जाएगा कितना 5, और x का मान रखोगे 4 तो y का मान आपका आ जाएगा 6, x का मान रखोगे 5 तो y का मान आ जाएगा आपका 7। ठीक है बच्चों, यानी x का मान रखते गए y का मान मालूम हो गया। तो देखो यहाँ पर 5 तो समुच्चय में है, 3 समुच्चय में है तो ये संबंध है, और 4 भी समुच्चय में है, ये भी संबंध है, 5 भी है इसमें संबंध है, लेकिन 6 समुच्चय में नहीं है, ये मेरा संबंध नहीं है, ये भी मेरा संबंध नहीं है। यानी आर इक्वल आपका आ गया बच्चा 1, 3 और 2, 4, 3, 5, यही मेरा संबंध है। ठीक है बच्चों, यही मेरा संबंध है। आए बच्चों हम लोग इसको संबंध के प्रांत, सहप्रांत और प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर के बारे में जानते हैं। अब बच्चों अब इसकी हम परिभाषा समझते हुए चलते हैं। तो संबंध का प्रांत, संबंध का प्रांत
संबंध का प्रांत, संबंध का प्रांत। संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के संबंध संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों का क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय प्रथम घटकों का समुच्चय आर का प्रांत कहलाता है। आर का प्रांत कहलाता है। यानी कि बच्चों संबंध के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय आर का प्रांत कहलाता है। यानी कि आर का प्रांत बराबर आर का प्रांत बराबर, यानी इसमें देखो जो प्रथम आर का प्रथम घटक कौन है, आर के क्रमित युग्म का प्रथम घटक कौन है? ये मेरा पहला क्रमित युग्म है, इसका प्रथम घटक 1 है। ये दूसरा क्रमित युग्म, उसका प्रथम घटक 2 है। ये तीसरा क्रमित युग्म है, इसका प्रथम घटक कितना है? 3। तो मेरा आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा 1 2 3। यही मेरा हो जाएगा बच्चों प्रांत। यही हो जाएगा मेरा संबंध का प्रांत। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों परिसर, संबंध का परिसर, संबंध का परिसर। संबंध का परिसर सेम परिभाषा, कुछ नहीं चेंजिंग, थोड़ा सा आपका चेंजिंग हुआ। इसमें प्रथम था, इसमें द्वितीय कर दिया जाएगा बस। संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय आर का परिसर कहलाता है। आर का परिसर कहलाता है। नहीं बच्चों, संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध का आर कहलाता है। यानी बच्चों यहाँ पर देखो, ए रिलेशन है, एक वह क्रमित युग्म है, ये आपके इसके द्वितीय घटक कौन है? 3 है, 4 है, 5 है। तो यही मेरा प्रांत कहलाएगा, अरे सॉरी परिसर कहलाएगा। आर का परिसर, आर का परिसर क्या हो जाएगा बच्चे? आर का परिसर हो जाएगा कितना? 3 4 5, 3 4 5, ये हो गया मेरा परिसर। ठीक है बच्चे, ये मेरा परिसर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सह प्रांत की। क्या बात करेंगे? सह प्रांत। सह प्रांत, सह प्रांत क्या होता है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सह प्रांत,
सह प्रांत क्या है बेटा, यदि आर ए से बी में परिभाषित हो तो, यदि आर ए से बी में परिभाषित हो तो, यदि आर ए से बी में परिभाषित हो तो यहाँ पर बी आर का सह प्रांत कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। जो यानी कि यदि आर ए से बी में परिभाषित हो तो यहाँ पर बी आर का सह प्रांत कहलाता है। यानी कि आपका सह प्रांत क्या हो जाएगा, आपका 1 2 3 4 5, यही आपका सह प्रांत हो जाएगा। यानी आर का सह प्रांत आर का सह प्रांत क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 और 5, यही भी जो आपका हो जाएगा सह प्रांत। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा बच्चों। हम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में प्रांत, सह प्रांत और परिसर आ गया होगा। ये बच्चों आपके यूपी बोर्ड में जरूर एक नए क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी में पूछ ही लेगा। अब जो इस पर एक थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए कि ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, आर इक्वल एक्स कमा वाई, वाई इक्वल एक्स प्लस 2 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। ए से ए में जो एक संबंध आपको परिभाषित करना है। ठीक है, तो यानी कि एक्स का मान हम लोग लेते हैं, पहले लेते हैं 1, फिर लेंगे 2, फिर लेंगे 3, फिर एक्स का मान ले लेंगे 4, फिर एक्स का मान ले लेंगे 5, फिर एक्स का मान ले लेंगे 6। ठीक है, एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का मान 1 रखेंगे, वाई का मान 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर वाई लिखना है था। और एक्स का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान हो जाएगा 4, एक्स का मान 3 रखेंगे तो वाई का मान हो जाएगा 5, एक्स का मान 4 रखेंगे तो वाई का मान हो जाएगा 6, एक्स का मान 5 रखेंगे तो वाई का मान हो जाएगा 7, एक्स का मान 6 रखेंगे तो वाई का मान हो जाएगा 8। तो समुच्चय ए में 3 है, ये भी संबंध है। समुच्चय बी में 4 है, ये भी संबंध है। समुच्चय ए में 5 है, ये भी संबंध है। समुच्चय ए में 6 भी है, ये भी संबंध है। लेकिन समुच्चय बी में 7 नहीं है, ये संबंध नहीं है। और समुच्चय ए में 8 भी नहीं है, ये भी मेरा संबंध नहीं है। तो आपका संबंध क्या हो जाएगा बच्चे, आपका संबंध हो जाएगा आपका आर इक्वल 1,3 और 2,4, 3,5 और 4,6, 5,7 और 6। सॉरी बच्चों, बस ये तो मेरा संबंध है ही नहीं। यानी कि आपका हो जाएगा, संबंध हो जाएगा ये, यानी आर बराबर हो जाएगा 1,3, 2,4, 3,5 और 4,6, यही मेरा संबंध हो जाएगा। इसको क्या कह रहा है, तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। ठीक है, इसको तीर आरेख द्वारा हम लोग दर्शा देते हैं, है ना। अब यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है।
अब बच्चों एक यहाँ समुच्चय ले लीजिए ए, इसके अवयव हैं कितना, 1 2 3 4, इसको और हम बड़ा बना लेते हैं, 5 और यहाँ पर 6। ठीक, और दूसरा यहाँ पर हम लोग समुच्चय ले लेते हैं ए समुच्चय भी ए से ए में है तो ये भी एक है, 1 2 3 4 5 और 6। तीर ए से तीर चलेगी किसको, 3 को, यानी ए से तीर चला आपको 3 को, यानी यहाँ पर 1,3 है तो ए से तीर चलेगा 3 को। यहाँ 2 से तीर चलेगा 2,4 को। फिर 3 से तीर चलेगा 5 को, 3,5 को। और फिर 4 से तीर चलेगा 6 को, ये होगा 4 चला तीर 6 को। यही मेरे बच्चों, यही मेरा तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, मैंने तीर आरेख द्वारा इसको दर्शा दिया गया है और हल भी कर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सा है। क्या कह रहा है, मान लीजिए 1 = 1 2 3 4 5 6 r = x, y = x + 2 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखिए। बहुत सुंदर। तो आर के प्रांत, सहप्रांत तथा आपको परिसर लिखना है। तो क्या होगा बच्चों, आर के प्रांत, आर इक्वल, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, एक्स का मान 1 रखो तो y का मान हो जाएगा 3, x का मान 2 रखोगे तो y का मान हो जाएगा 4, x का मान 3 रखोगे तो y का मान हो जाएगा कितना, 3 रखोगे तो y का मान हो जाएगा 5, और x का मान 4 रखोगे तो y का मान हो जाएगा 6, और x का मान 5 रखोगे तो y का मान 7 हो जाएगा, जो कि है नहीं। तो यही मेरा संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो r का प्रांत, तो क्रमित युग्म का प्रथम घटक कौन है, 1 है तो a हो जाएगा, और क्या है 2 है, ये हो जाएगा 3, ये 4, यही हो जाएगा मेरा प्रांत। यानी कि संबंध के प्रथम जो प्रांत बच्चों, क्रमित युग्म के प्रथम घटक जो होंगे वही मेरा प्रांत होगा। इसका परिसर कह रहा है, तो आर का परिसर, आर का परिसर, आर का परिसर क्या होगा, क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी 3 और 4 और 5, ये 6, इसके ये मेरा परिसर हो जाएगा। और बात करें तो बच्चों हम सह प्रांत की, यानी आर का सह प्रांत, सह प्रांत, आर का सह प्रांत, यानी यदि समुच्चय ए से बी में परिभाषित हो तो समुच्चय बी का सभी अवयव क्या हो जाएंगे, सह प्रांत। यानी कि आपका जितना ये है आपका ये सभी सह प्रांत हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये मेरा हो जाएगा बच्चों सह प्रांत। ठीक है बच्चों, हमने प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में बात कर लिया है। ये जो मैंने अभी तक पढ़ा, ठीक बच्चों, ये मैंने यहाँ तक सीख लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा लेक्चर 1 से लेकर 3 तक और यहाँ तक, ये सभी 11वीं क्लास के हम लोग रिवीजन कर रहे थे। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं संबंधों के प्रकार, ये आपका 12वीं क्लास का टॉपिक है। ठीक है, ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने
मटर गश्ती किया होगा, हंसी मजाक में किया होगा, सीरियस नहीं लिया होगा तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब आप लोग सीरियस नहीं लोगे, यहाँ से अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो ये आपका बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा ये आपका 12वीं क्लास का है। अभी तक जो पढ़ा था वो सिर्फ 11वीं क्लास का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं संबंधों के प्रकार, यानी कि हमारे पास जो संबंध है कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला मेरा है बच्चों रिक्त संबंध। जैसे हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ा है रिक्त समुच्चय, वैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 12वीं क्लास में रिक्त संबंध है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था सार्वत्रिक समुच्चय, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सार्वत्रिक संबंध। वैसे ही बच्चों कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अच्छे से थोड़ा समझ लेना है बस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्समक संबंध है, यानी तत्समक संबंध क्या है बच्चों, हम लोग उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या है, तुल्य संबंध क्या है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे सम्मित संबंध क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद संक्रमक संबंध, तुल्यता संबंध के बारे में हम लोग अच्छे से लोग पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं रिक्त संबंध क्या होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध क्या बच्चों, आइए इसके बारे में जानते हैं। समुच्चय ए से बी में परिभाषित, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा संबंध आर, एक ऐसा संबंध आर जिसमें एक भी क्रमित युग्म ना हो, जिसमें एक भी क्रमित युग्म ना हो रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। अर्थात यदि R इक्वल 5, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा संबंध R जिसमें एक भी क्रमित युग्म ना हो, रिक्त संबंध कहलाता है। अर्थात R बराबर 5, R बराबर 5। थोड़ा सा इससे उदाहरण थोड़ा समझ लेते हैं। R बराबर 5, R इक्वल नंबर 1, R इक्वल ए कामा बी, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ n, यानी ए और बी समुच्चय n से लिए गए हैं, यानी n आपका नेचुरल नंबर है। और a प्लस बी लेस देन 0, यानी कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 0 से कम है। ऐसा बेटा आप बताइए, ऐसी कोई भी दो प्राकृतिक संख्या बताओ जिनका योगफल 0 से कम हो, ये संभव है? नहीं। मान लेते हैं 1 और 1 से स्टार्ट ही होती है, 1 और 2 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
2 और 3 ले लिया, 2 और 3 को जोड़ दिया 5 हो गया है। 1 और 4 को ले लिया, इसका योगफल जोड़ दिया 5 हो गया है। यानी कि कभी भी बच्चों दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल शून्य कभी नहीं होगा। तो ये मेरा कैसा संबंध है? रिक्त संबंध है। कैसा संबंध है? रिक्त संबंध है। यानी आर इक्वल फाइव, आर इक्वल फाइव, यह एक रिक्त संबंध है। यह एक रिक्त संबंध है, कह रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम सार्वत्रिक संबंध के बारे में बात करेंगे। तो जो सार्वत्रिक संबंध है क्या है? सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध आर, परिभाषित एक संबंध एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा संबंध है आर जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध हो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी आर सबसेट ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा संबंध आर जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध हो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी आर सबसेट ए क्रॉस बी। यानी मान लेते हैं बेटा एक समुच्चय है ए इक्वल 1 2 3 4। यानी आर इसको दिया गया है, इसका आर है, रिलेशन दिया है आर इक्वल ए कामा बी, ए बी एलिमेंट ऑफ ए और ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1। यानी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1। यानी कि बच्चों आर रिलेशन दिया गया है आर इक्वल ए कमा बी एलिमेंट ऑफ आर, एन ए और बी समुच्चय ए के हैं और ए प्लस बी का योगफल 1 से अधिक होने चाहिए। तो इसको बच्चों हम लोग पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, तब हम रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या होगा इसका? यानी ए क्रॉस ए इक्वल हो जाएगा आपका 1 कामा 1 1 कामा 2 और 1 कामा 3 और 1 कामा 4। फिर क्या हो जाएगा? 2 कामा 1 2 कामा 1 2 कामा 2
2,3, 2,4। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4। ठीक है। हो जाएगा फिर 4,1, 4,2, 4,5, 4,3 और 4,4। आपका बेटा ये ए क्रॉस ए निकल कर आ गया। ठीक है, ए क्रॉस ए आपका निकल कर आ गया। तो ऐसे इनके योगफल, यानी ऐसे दो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक और द्वितीय घटकों का ऐसे योगफल 1 से अधिक होगा, ये कह रहा है आपका। अब बताइए, ये प्रथम घटक, ये द्वितीय घटक, इनका जोड़ हो 1 1 कितना हो जाएगा 2। क्या बेटा 2 1 से ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है सर, यानी कि ये मेरा संबंध है। इसी प्रकार 1 और 2 का योगफल जोड़ो, 1 और 2 का योगफल कितना हो गया सर जी? 3 हो गया। अब बताइए 1 से 3 ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है, ये भी मेरा संबंध है। यानी कि जितने भी आपके ए क्रॉस ए में आए हुए हैं क्रमित युग्म में, वो सभी संबंध हैं। यानी कि R इक्वल, यानी 1,1, 1,2, 1,3 और 1,4 और क्या 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। ठीक है। और 2,4 हो गया, 3,1, 3,2, 3,2, 3,3 और 3,4। ठीक है। और 4,1, 4,2, 4,3 और 4,4, ये भी मेरा एक संबंध है। ठीक है बच्चे, ये मेरा क्या है? एक संबंध है। ये मेरा एक रिलेशन हो गया, यानी कि R जो है, R इक्वल ए क्रॉस ए का संबंध है। यानी ए क्रॉस ए R जो है इसका उप समुच्चय है। तो मेरा एक सर्वात्रिक समुच्चय है कि नहीं है? R सर्वात्रिक संबंध है। जो R है बच्चे मेरा सर्वात्रिक संबंध है। ठीक है। आइए तो इसको उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं अच्छे से। सर्वात्रिक संबंध ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, दर्शाइए कि। तो पहले एक समुच्चय दिया गया है। ए क्या कह रहा है? कह रहा है x कोलन x एक बालक है, एक बालक, बालक मतलब जानते हो ना, बॉय, क्या है? लड़का है। ये मेरा समुच्चय है ना। तो रिलेशन, पहला संबंध क्या कर रहा है? ए कामा बी इक्वल ए बी की बहन है। तो सोचो बच्चे, यानी कह रहा है R इक्वल ए कामा बी, ए बी की बहन है। ए कामा बी थोड़ा सा मिस्टेक, ए और बी कहाँ से लिए गए हैं?
ए और बी ए हैं, ए से लिए गए हैं, और ए बी की बहन है। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, मान लीजिए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, यानी ए जो है बच्चों, ए किसी कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, यानी ए यानी बॉयज कॉलेज है बच्चों। अब बॉयज कॉलेज में आपको ले जाकर मैं कह दूं ये इसकी बहन है। अब लड़कों के स्कूल में लड़कियां कहाँ आ जाएंगी, कि आ जाएंगी? नहीं आ जाएंगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा बच्चों। यानी कि अतः आर इक्वल फाई, ये मेरा क्या है, रिक्त संबंध है। इसी प्रकार बच्चों आर डैश देख लेते हैं, आर ए कमा बी इक्वल कोलन ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध सर्वाधिक संबंध है। तो बच्चों यानी कि कह रहा है दो व्यक्तियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 सेंटीमीटर, अधिकतम और न्यूनतम। मान लेते हैं, मानते कि हर रियलिटी होती बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी दुनिया भर में कहीं भी खोजोगे तो 190 सेंटीमीटर होती है। मैं उससे भी ज़्यादा मान लेता हूँ, 210 से 220 सेंटीमीटर तक होती है व्यक्तियों की ऊंचाइयाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। और कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई होगी 50 सेंटीमीटर, इससे तो कम कोई होगा ही नहीं। यानी 210 में से और 50 में से घटा दोगे 170 आ जाएगा, जो कि 3 मीटर से कम है। 3 मीटर से क्या है, जो कि कम है। तो ये मेरा क्या है, सर्वाधिक संबंध है। ये मेरा दूसरा आर डैश जो है सर्वाधिक संबंध है। ठीक बच्चे, अब आगे चलते हैं। तत्समक संबंध। तत्समक संबंध है क्या बच्चे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तत्समक संबंध क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। किसी आरिक्त समुच्चय ए में किसी आरिक्त समुच्चय ए में एक ऐसा संबंध आर, एक ऐसा संबंध आर जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल स्वयं के साथ संबंध हो, स्वयं के साथ संबंध हो तत्समक संबंध कहलाते हैं। तत्समक संबंध कहलाते हैं। तत्समक संबंध कहलाते हैं, ठीक है। तत्समक संबंध कहलाते हैं।
जैसे एक समुच्चय ले लेते हैं बेटा हम लोग, ए इक्वल 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और इसके एक संबंध हम लोग दर्शाते हैं, R1 इक्वल, हम कई एग्जाम्पल लेंगे, R इक्वल क्या होगा, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 4 कामा 4, ये दिया गया है। अब बताइए बच्चे ये तत्समक संबंध है कि नहीं है, तत्समक संबंध है कि नहीं है, इसकी परिभाषा देख लो, अपने आप समझ में आएगा। क्या करा है, किसी आर्क समुच्चय ए से ए में, किसी आर्क समुच्चय ए में एक ऐसा संबंध आर जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध हो, तत्समक संबंध कहलाता है। बच्चों स्वयं के साथ, एक एक के साथ, दो दो के साथ, तीन तीन के साथ, चार चार के साथ, स्वयं के साथ संबंध हो तो तत्समक संबंध है। तो बच्चों स्वयं के साथ है कि नहीं है, तो ये मेरा तत्समक संबंध है। ये तत्समक संबंध है, ये बच्चों बा है, ये तत्समक संबंध है। आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं बच्चों, यानी R2 इक्वल क्या है, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, ये बताइए तत्समक संबंध है कि नहीं। बच्चों केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, स्वयं के साथ होना चाहिए, अन्य के साथ भी ना हो ना स्वयं से कम भी हो। देखो एक के साथ है, एक के साथ एक है, दो के साथ दो है, तीन के साथ तीन है, लेकिन चार के साथ चार नहीं है, तो ये भी ये तत्समक संबंध नहीं है। तो बच्चों ये तत्समक संबंध नहीं है। ये तत्समक संबंध नहीं है, ठीक है, ये तत्समक संबंध नहीं है। आइए तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं, R3 इक्वल, इसके क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चे तत्समक संबंध और एक और संबंध है, दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है बस, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। और इसके हैं R3 क्या है, 1 कामा 1 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 4 कामा 4 और 1 कामा 2, ये तत्समक संबंध है कि नहीं। तो बच्चों 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4, लेकिन 1 कामा 2 कहाँ से आ गया, स्वयं के साथ होना चाहिए, केवल केवल स्वयं के साथ, अन्य किसी के साथ संबंध नहीं होने चाहिए, तो ये भी मेरा तत्समक संबंध नहीं है। तो ठीक है बच्चों, मेरा आज के लेक्चर से यहीं पर समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। अगर बच्चों आपको होमवर्क चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।